नामवर सिंह जी हिंदी साहित्य के मशहूर आलोचक व लेखक थे। उन्हें हिंदी आलोचना का सूर्य भी कहा जाता था। शिकत काठी, खनकदार आवाज और सफेद धोती कुर्ता उनकी खास पहचान थी। विवाचिक और लिखित आलोचना की भरी पूरी धारी और शायद यही कारण था कि उन्हें हिंदी का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाता था। बताया जाता है कि उन्हें सुनने के लिए दूसरी कक्षाओं के छात्र और अध्यापक भी अपनी कक्षाएं छोड़ देते थे। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई 1926 को बनारस के गांव जियनपुर में हुआ था। उन्होंने 1949 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और 1951 में हिंदी से एमए किया। इसके बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही लेक्चरर बन गए। आगे चलकर 1956 में उन्होंने पृथ्वीराज रासू की भाषा विषय पर पीएचडी की। नामवर सिंह जी ने 1960 से 1965 तक बनारस में ही रहकर स्वतंत्र लेखन किया। फिर वे 1965 में जनयुग साप्ताहिक के संपादक के रूप में दिल्ली आ गए और इसी दौरान 2 सालों तक वे राजकमल प्रकाशन के साहित्यिक सलाहकार भी बने रहे। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और यहां आकर उन्होंने भारतीय भाषा केंद्र की स्थापना की। पिछले साल 19 फरवरी 2019 को 93 साल की उम्र में नामवर सिंह जी का निधन हो गया, जिसके बाद नामवर सिंह के साथ ही हिंदी आलोचना के एक स्वर्णिम युग का भी अंत हो गया। आलोचना में उनकी किताबें पृथ्वीराज रासू की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद आदि मशहूर है। उनका साक्षात्कार कहना ना होगा भी साहित्य जगत में काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा उनकी छायावाद, नामवर सिंह और समीक्षा, आलोचना और विचारधारा जैसी किताबें भी खूब चर्चित हैं। नामवर सिंह जी ने हिंदी साहित्य में आलोचना और साक्षात्कार विधा को नई पहचान ही नहीं बल्कि नए शिखर पर भी ले जाने का काम किया है। उनका नाम आते ही हिंदी आलोचना की छाया का आभास होने लगता है। वो कहते थे कि हर साहित्यिक दौर को अपना आलोचक पैदा करना होता है। मैं जिस दौर का आलोचक हूं उसके बाद की पीढ़ी का आलोचक नहीं हो सकता। मैं ब्रजेश कुमार। आज नामवर सिंह जी होते तो हम सब उनका 64वां जन्मदिन धूमधाम से मनाते। वे नहीं हैं, उनकी स्मृति है। परंपरा की खोज पुस्तक की भूमिका में उन्होंने प्रारंभ कुछ इस तरह किया। परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। अपनी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज की भूमिका की शुरुआत वो इसी पंक्ति से करते हैं। वे शरीर रूप में तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अकादमिक दुनिया से लेकर निजी जीवन के ढेरों वजह हैं कि हम उन्हें खोजते और ढूंढते रहेंगे। स्मरण नामवर उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इस कार्यक्रम का आयोजन केएल पचौरी प्रकाशन और काशी फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया है। मैं उन विद्यार्थियों में तो नहीं कि स्वर्गीय नामवर सिंह पर कोई आधिकारिक राय रखूं। वे जब तक हमारे बीच हमारे साथ यहाँ उनके अनन्य मित्र और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे और भारतीय भाषा केंद्र को नई ऊंचाई देने वाले
आदरणीय मैनेजर पांडे जी स्वयं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके बाद उनके बारे में कुछ अधिक परिचय देना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हाँ, मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि हिंदी में नामवर सिंह उत्सव सरीखे रहे। उनके बगैर साहित्य का कोई भी उत्सव फीका ही रह जाता था। आज उसी नामवर व्यक्तित्व पर उन्हें निकट से जानने समझने का हमें अवसर मिला है। इसमें श्री अच्युतानंद जी हमारे साथ हैं। श्री राम बहादुर राय सर हमें अपने अनुभव से साझा करेंगे। सुरेश शर्मा सर हैं, सदानंद शाही सर हैं और ओम प्रकाश जी हमें अपने अनुभवों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले मैं सुरेश शर्मा जी से कहूँगा कि वे नामवर सिंह से जुड़े अपने स्मरण से हमें वाकिफ करें। आदरणीय सुरेश शर्मा सर। सुरेश शर्मा सर, आप अब अपनी बात शुरू करेंगे। नहीं, आ ही नहीं रहा सर, आपकी आवाज आ रही है और आप दिख भी रहे हैं। कुछ करें सर, आपकी आवाज आ रही है और आप दिख रहे हैं सुरेश शर्मा सर। हेलो, हमारी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, आप शुरू करें। अरे सुरेश शर्मा कहाँ से आ गए? हमारी तरफ से तो हम यहाँ हमारी तरफ से नहीं, खरखराहट उधर से। सर, आप सुनाई दे रहे हैं और आप दिखाई भी दे रहे हैं, आप आगे बोलें। सदानंद शाही जी हैं। ऐसा लग रहा है कि सुरेश शर्मा जी के पास कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हम उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। हम उनसे फिर बाद में बात करेंगे। मैं अपने दूसरे वक्ता आदरणीय सदानंद शाही जी से आग्रह करूंगा कि अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो वो अपनी बात शुरू करें। नामवर सिंह स्मृति समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी, काफी प्रॉब्लम हो रही है। इस आभासी मंच पर मौजूद बड़े भाई आदरणीय राम बहादुर राय जी, प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र जी, सुरेश शर्मा जी, ओम प्रकाश जी दिख नहीं रहे हैं, अगर हो तो ओम प्रकाश जी और साथियों, आज हम नामवर जी को उनकी जन्म तिथि पर याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस आभासी माध्यम में जो समय है उसमें एक दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो मुझे याद आ रहा है कि जब नामवर जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय पहली बार हुआ तो कुछ ऐसी कहें कि केमिस्ट्री हुई कि पहले ही व्यक्तिगत परिचय में नामवर जी मुझसे भोजपुरी में बातचीत करते रहे और भोजपुरी में उनसे मेरी बातचीत अनौपचारिक बातचीत जब भी हुई भोजपुरी में ही हुई। तो एक मातृभाषा भोजपुरी के साथ उनका जो लगाव है वह मैंने निजी तौर पर महसूस किया और यह लगाव
उनके व्यक्तित्व के निर्माण में और उनके जो लेखकीय व्यक्तित्व है, आलोचकीय व्यक्तित्व है, उसके निर्माण में भी मुझे यह जो एक खास तरह का देसीपन की ठाट उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है और उनके लेखन में दिखाई पड़ती है और उनकी आलोचना में दिखाई पड़ती है, उसका संबंध मातृभाषा के साथ उनका जो संबंध है उसमें मुझे दिखाई पड़ता है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की समग्र जो आलोचनात्मक कार्य है उनका, उसमें से अगर कोई एक सूत्र अगर पकड़ने की कोशिश की जाए, कोई एक सूत्र निकालने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूं कि वह दूसरी परंपरा की खोज होगी। और एक ऐसा लेखक जिसकी पढ़ाई लिखाई और जीवन का आरंभ बनारस जैसे परंपरानिष्ठ शहर में होता है और इस परंपरानिष्ठ शहर में जो कि जिसे कालातीत भी माना जाता है, जो शास्त्रों में और परंपराओं में और काल की एक निरंतरता में जीने वाला शहर, उस शहर में जिस लेखक की आरंभिक तैयारी होती है, वह लेखक आप देखिए कि बनारस में रह नहीं पाता, उसे जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ऐसा लगता है कि नामवर सिंह का जो समकालीनता से संवाद है, उस समकालीनता से संवाद को ये जो परंपरानिष्ठ समाज है वह स्वीकार नहीं कर पाता। और हम देखें तो बनारस की पूरी जो इतिहास परंपरा है, उस इतिहास परंपरा में जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई मनीषी, जब भी कोई प्रतिभा अपने समय से साक्षात्कार करती है और अपने समय से साक्षात्कार करते हुए परंपरा की को चुनौती देती है, उसे बनारस में जगह नहीं मिलती है। कबीर को मगहर जाना पड़ता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को चंडीगढ़ जाना पड़ता है, नामवर सिंह को सागर और जोधपुर होते हुए दिल्ली जाना पड़ता है। तो एक तरह से यह जो दूसरी परंपरा का सूत्र है जो नामवर सिंह ने विकसित किया अपनी आलोचना में, उस दूसरी परंपरा के सूत्र का संबंध काशी की पहली परंपरा के साथ जुड़ता है, जो कि कालातीत मूल्यों में विश्वास करती है। और जब कोई समकालीनता की बात करता है, अपने समय से साक्षात्कार करता है, चाहे वे कबीर हो, चाहे वे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वे नामवर सिंह हो, उनको काशी में जगह नहीं मिलती। अब कल्पना करिए कि एक ऐसा समय, आजादी के ठीक बाद का समय, और जिस समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय संस्थान से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं एक साथ निकाल दी जाती हैं, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह भी होते हैं, तो एक तरह की जड़ता संस्थाओं के भीतर जो जड़ जमा रही थी, उसका एक उदाहरण हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह के निष्कासन में मिलता है। और इन सारी चीजों का संबंध जो दूसरी परंपरा की खोज जिसे नामवर सिंह कहते हैं, और मुझे लगता है कि यह खोज तो उनकी आलोचना के आरंभ से ही शुरू हो गई होगी, लेकिन इसका सूत्रीकरण करते करते उन्हें लगभग 30 साल का समय लगता है,
और 80-82 में यह किताब आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित। कहना मैं ये चाहता हूं, मैं नामवर सिंह का दूसरी परंपरा की खोज को सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानता हूं, इसलिए कि ये जो पहली परंपरा है वह इतनी सर्वातिशायी है, सब कुछ को ढक लेने वाली है कि उसके आगे दूसरी परंपरा छिप सी जाती है, ढक सी जाती है और दिखाई नहीं पड़ती। नामवर सिंह ने उस दूसरी परंपरा को लक्षित किया, उसका संधान ही नहीं किया बल्कि उसके ऊपर फोकस किया। और कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो भारत नाम का महादेश है, यह महादेश, इसकी विशेषताएं, इसकी विलक्षणताएं, जो परंपरा जिसको कहते हैं, पहली परंपरा जिसको कहा गया है, केवल वह पहली परंपरा में नहीं है, दूसरी परंपरा में भी है, जिसे अनेक कारणों से पहली परंपरा ने पृष्ठभूमि में ओझल कर दिया था। नामवर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने पृष्ठभूमि में डाली गई दूसरी परंपरा को खोजा। उस दूसरी परंपरा के साथ जो समूह जुड़ता है, कबीर का नाम लें तो कबीर के साथ जो समूह जुड़ता है, जिसको बहुत पहले से हमारे साहित्य के इतिहास में भी और जो एक शास्त्रीयता है, शास्त्रीयता के इतिहास में भी आमतौर पर पढ़े लिखे शिष्ट समाज, पढ़े लिखे वर्ग को ही केंद्रीयता उस पहली परंपरा में मिली हुई थी। और दूसरी परंपरा में जो बेपढ़े लिखे लोग थे, जो लोक से जुड़े हुए थे, जो धरती पर काम कर रहे थे और जिन्हें अनेक कारणों से पढ़ने लिखने का, या तो पढ़ने लिखने से वे वंचित कर दिए गए थे या उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने की सहूलियत नहीं थी, ऐसे एक बड़े वर्ग को पहली परंपरा के नाम पर पृष्ठभूमि में ढकेल दिया गया था। और अगर हम आंख खोलकर देखें तो भारत जैसा देश और भारत जैसे देश की जो संरचना बनती है, वह संरचना उस दूसरी परंपरा से ही बनती है। और लोकतांत्रिक भारत के भीतर उस दूसरी परंपरा को दृश्य पर लाए बिना, मंच पर लाए बिना हम एक समूचे भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज को एक तरह से भारत की खोज के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। भारत की वह एक विस्तृत बड़ी आबादी जो लोक के नाम से जिसको हम जानते हैं और जिसे परंपरागत रूप से बेपढ़े लिखे लोग कह करके निंदित किया जाता रहा है, बेपढ़े लिखे लोग कह करके अवमानित किया जाता रहा है, उस समूह के बगैर भारत का एक स्वरूप नहीं बनता है। तो इस दूसरी परंपरा के सूत्र में एक तरह से भारत की खोज है। और जब नामवर सिंह भारत के बारे में एक अपना दृष्टिकोण रखते हैं, कई सारी मुझे याद आ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्होंने एक व्याख्यान दिया था और उस व्याख्यान में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से भारती का भारत एक बहुत ही सीमित भारत है, जिस भारत में दक्षिण भारत नहीं है, जिस भारत में 10 स्त्रियां नहीं है, जिस भारत में जिसे आज हम दलित और पिछड़ा वर्ग कहते हैं वह नहीं है,
तो ऐसा भारत समग्र भारत नहीं हो सकता। तो नामवर सिंह भारत को के समग्र रूप को देखने के लिए, पहचानने के लिए, उससे परिचित होने के लिए जो दृष्टि हमको देते हैं, वह दृष्टि है दूसरी परंपरा की खोज। और इस दूसरी परंपरा की खोज का संबंध बहुत गहरे नामवर सिंह के भीतर बैठे उस किसान के भीतर है, जो किसान एक छोटी सी छोटी चीज को जब उठाता है तो काफी ठोंक बजा के देखता है, कई बार देखता है। नामवर सिंह की आलोचना में और नामवर सिंह के लेखन में हम देखते हैं कि वो किसी शब्द का व्यवहार जब करते हैं, किसी विचार का व्यवहार जब करते हैं, तो काफी उसको ठोक बजाकर देखते हैं, समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि मुझे जो समय दिया गया है वो समय बहुत कम है, लेकिन समय के हिसाब से जो मैं मुख्य बात कहना चाह रहा था कि दूसरी परंपरा की खोज के सूत्र नामवर सिंह के किसान व्यक्तित्व और देसीपन, ठेठ देसी ठाठ से जुड़ता है, और आगे चल करके एक समग्र भारत की खोज और आजादी के बाद एक नए बनने वाले भारत की खोज की एक अपने ढंग से दृष्टि देता है। और इस नाते भी नामवर सिंह को हमें याद करना चाहिए, और एक इस नाते भी नामवर सिंह हमारी साहित्यिक दृष्टि के और हमारी सामाजिक दृष्टि के और हमारी भारतीय दृष्टि के उन नायकों में से एक हैं और प्रमुख हैं, और इस रूप में वो याद किए जाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सदानंद साई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी शब्दों में हमें यह बताया कि नामवर सिंह जी की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस तरह हमें उनके व्यक्तित्व को फिर से समझने और इस पुस्तक का पुनर्पाठ करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम इस भारत के ग्रामीण समाज को, यहाँ की संस्कृति को फिर से नए संदर्भों में समझ सकें और उसके नई चुनौतियों के लिए हम उन्हें अपने तरीके से परिभाषित कर सकें। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर फिर एक बार सुरेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा, अगर वे हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और तकनीकी खामियां जो बीच में आई थी अगर वो सुलझ गई हैं तो वो अपनी बात सुन रहा हूं। आदरणीय सुरेश शर्मा सर। मेरी आवाज सुनाई? हाँ सुन रहे हैं आप लोग, आप बताएं सर। हेलो। हाँ, सब लोगों को नमस्कार। नामवर जी आज अगर होते तो 95 साल में प्रवेश करते, और जैसा कि गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उनके 90 साल पूरा होने पर संपूर्णता के साथ नामवर जी का क्या योगदान है वो मैं बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूँ कि उनकी काम की जो दिशाएं हैं वो क्या है और क्या उनका योगदान है, क्यों हम उनको जो रिक्त है वो क्यों हम उनको याद करें और क्यों क्या हम उनसे सीखें। नामवर जी ने दो दिशाओं में काम किया है हिंदी साहित्य में। एक तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित चिंतन है उनका, जिस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है और जिस पर कम चर्चा हुई है। बाद में उन्होंने भी उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित चिंतन है। और दूसरा काम उन्होंने हिंदी साहित्य का जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका स्वरूप क्या है इसकी उन्होंने व्याख्या की है। ये दो दिशाओं में उन्होंने काम किया है। पहले मैं उनका जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित चिंतन है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। उनकी जब वो एमए में पढ़ते थे
तो एक पेपर था जिसमें कि लघु शोध प्रबंध लिख के देना पड़ता था। तो वो उसमें उन्होंने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये शोध ग्रंथ लिखा, जो किताब के रूप में 1952 में वो छप गई थी किताब वो। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने पहली बार नहीं बल्कि जगह जगह ये बात कही जा रही थी, हिंदी के बारे में ये बात रखी कि हिंदी का सीधा विकास संस्कृत से नहीं हुआ है, वो वाया अपभ्रंश हुआ है और अपभ्रंश लोक भाषाओं से संयुक्त होकर फिर हिंदी का जन्म हुआ है और हिंदी का विकास हुआ है। ये बात उन्होंने बहुत क्रांतिकारी धारणा थी। बाद में किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन में इसको बहुत ही विस्तार से और भी आगे खोज करने की कोशिश की है और बढ़ाया है। और चूंकि वो साहित्य से भी सीधे संबद्ध थे नामवर जी, तो उन्होंने इसी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग जो किताब है उसमें साहित्यिक जो विकास है हिंदी में, उसमें भी अपभ्रंश का क्या योगदान है ये भी बताया है। यानी जो भक्ति काल है इसमें कबीर, सूर, तुलसी, तो भ्रंश में उसकी शुरुआत हो। हाँ है। उसके बाद जो दूसरी किताब उनकी भाषा से संबंधित है वो एक इटली के विद्वान हुए हैं तेस्सी तोरी। उन्होंने 14 एक किताब छपवाई थी पुरानी राजस्थानी। उसमें उन्होंने ये अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास कैसे हुआ और राजस्थानी से हिंदी की कैसे का विकास हुआ है, ये इसका उन्होंने विस्तार से भावानुवाद किया और उसको और विस्तार देने की कोशिश की। भाषा और साहित्य, ये उनकी तीसरी किताब भाषा से संबंधित है। इसमें उन्होंने बताया है कि अपभ्रंश लोक भाषाओं से मिलकर एक पुरानी हिंदी का निर्माण हुआ और उस पुरानी हिंदी से फिर धीरे धीरे भक्ति काल और फिर उसके बाद रीति काल और फिर आधुनिक काल भारतेंदु से लेके आज तक फिर वो हिंदी का विकास हुआ। ये उनकी भाषा संबंधी उनके चिंतन का सार है और इस पर अभी काम किए जाने की जरूरत है। इस पर किशोरीदास वाजपेयी जी ने काम किया है, अभी वो काम बाकी है। एक और भी बात है जो उनके इस चिंतन से निकलता है कि हम अनेक मामलों में यह पूरा देश एक है, लेकिन भाषा विकास की दृष्टि से भी हम एकात्म हैं। यानी जो अपभ्रंश है उससे जो अपभ्रंश से ही बंगला, जो आधुनिक भारतीय अपभ्रंश से ही वो बंगला है, ये मराठी है, गुजराती है और हिंदी तो है ही, और बाकी जो खड़ी बोली ये मेरठ और इलाकों में जो बोली जाती है वो। तो इस तरह से भाषा के स्तर पर भी हमारी संस्कृति और हमारी एकात्मता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो पुरानी हिंदी जो नामवर जी ने स्थापना की उससे बात सामने आती है। तो ये तो भाषा संबंधी। साहित्य संबंधी जो उनका चिंतन है थोड़े मैं वो कहना चाहता हूँ। साहित्य हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के स्वरूप से संबंधित चिंतन है कि सबसे पहले उन्होंने जब देखा कि सन 50 के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य में परिवर्तन हुआ और आधुनिकता आई, तो वो सबसे पहले संगठित रूप से नामवर जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, ये 1954 में उनकी किताब छपी है, उसमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जो उस समय तक के जितने भी काव्य धाराएं थी उसका उन्होंने विश्लेषण किया। पहली बार अलग अलग और छिटपुट रूप में होता था वो उन्होंने किया। उसके बाद 1955 में ठीक एक साल बाद जो 20वीं सदी की जो एक काव्य धारा थी स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में छायावाद,
उस पर एक किताब लिखी, और वो उस किताब में उन्होंने उसको सिर्फ कल्पना और भावुकता से न जोड़कर राष्ट्रीय जागरण से जोड़ा। ये एक छायावाद में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीसरी किताब कविता संबंधी जो उनकी है वो है कविता के नए प्रतिमान। जब नया काव्य स्थापित हो गया तो नामवर जी ने सबको का समाहार करके इन कविताओं की मूल प्रवृत्ति क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है और इसकी क्या सीमाएं हैं और इसकी और आगे क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की। साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इस पर उनको मिला था, जैसा कि कहा गया। ये उनका कविता संबंधी काम है। इसके बाद उसी दौर में नई कहानी की भी शुरुआत हुई थी। नामवर जी ने 1964 में कहानी नई कहानी किताब उनकी आई है। उन्होंने परिभाषित किया कि नई कहानी क्या है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, ये जो इन लोगों ने क्या नया किया है, क्या नया कहानी के क्षेत्र में कर रहे हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका योगदान है जो उन्होंने कहानी के बारे में बताया। इसके बाद रचनात्मक साहित्य के बाद नामवर जी ने आलोचना पर भी, कि उस समय की आलोचना और उस समय के इतिहास लेखन, साहित्य के इतिहास लेखन पर भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। और इतिहास और आलोचना किताब उनकी 1957 में आई। उसमें उन्होंने साहित्य का इतिहास कैसे लिखें, लेखक और परिवेश, साहित्य का इतिहास कैसे समाज के इतिहास से भी जुड़ता है, इन सब मुद्दों पर विस्तृत चर्चा है। उसके बाद दूसरी परंपरा की खोज पर अभी चर्चा कर ही दी गई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उसमें उनका वही जो लोक पक्ष है, यानी एक परंपरा तो कालिदास की है जिसमें कि शास्त्रीयता है और उसका महत्व है, और दूसरा है लोक पक्ष भवभूति की परंपरा है। वो लोक पक्ष से वो कबीर, सूर, तुलसी से होते हुए पहुंची है। तो ये उन्होंने परिभाषित किया। और बहुत महत्वपूर्ण अंतिम किताब जो उनके जीवन में छपी है, बाकी सब तो उनके भाषण का संकलन है, उनकी अंतिम किताब है वाद विवाद और संवाद। इसमें उन्होंने आलोचना का कर्म का महत्वपूर्ण उद्घाटित किया, और सबसे बड़ी बात सौंदर्य शास्त्र पर उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि सौंदर्य शास्त्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शास्त्र अगर हमारे सौंदर्य बोध को बदलता है तभी उसकी सार्थकता है। मुझे याद है मैनेजर पांडे जी, हमारे गुरुदेव, वो नामवर जी और पांडे जी दोनों लोग रामविलास शर्मा को समर्पित है ये किताब, वो लेकर पहुंचे थे उनके यहाँ। नामवर जी किताब छपी थी तो देने के लिए, तो मुझे याद है कि मैं भी वही था, विकासपुरी में वहाँ गए थे। तो उन्होंने रामविलास जी ने कहा कि वाद विवाद तुम तो ऐसा करते हो कि संवाद की कोई स्थिति रह ही नहीं जाती। ये नामवर जी को कहा, फिर वो आपस में चर्चा होती रही। अंत में मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये आखिरी किताब थी। इसी बीच में उन्होंने अपने दो प्रिय कवियों, और इसे नामवर जी का व्यक्तित्व का दो मतलब छोर का पता चलेगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं का संपादन किया उन्होंने, रचनाओं का यानी लोकप्रिय कविताएं करके छपी है। एक तरफ तो उनको शमशेर उनके प्रिय थे, और दूसरी तरफ नागार्जुन के उन्होंने रचनाओं का संपादन किया, प्रतिनिधि कविता, तो वो भी उनके प्रिय थे। यानी दोनों दो छोर हैं, हालांकि दोनों का सामाजिक यथार्थ के कवि है, लेकिन एक का शिल्प बिल्कुल अलग तरह का है। नामवर जी के व्यक्तित्व में इन दोनों का समाहार है, और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और जरूरत इस बात की है कि हम उनके ये जो उनका समग्र साहित्य है, और अभी कई उनका बिखरा हुआ भी है, बहुत सारा उनका भाषण अभी है जगह जगह, उस सब को हम इकट्ठा करें और उसका प्रकाशन हो। और जो एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उन पर एक कार्यक्रम हुआ था, और उसमें जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक लेखक अपने जीवन के बाद के समय में ज्यादा जीवित रहता है बजाय इसके कि वह अपने समय में जितना जीवित है, अगर वो बड़ा लेखक है। नामवर जी बड़े लेखक है, और आज हमें अनेक बिंदुओं पर, अनेक दिशाओं में हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें उनकी और ज्यादा इन रचनाओं का इंतजार है। जी नमस्कार। सुरेश शर्मा जी ने हमें हिंदी भाषा के विकास का चिंतन
और साहित्य चिंतन जो नामवर सिंह जी का रहा, उस पर उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि नामवर सिंह जी को जो पुरस्कार जिस किताब पर मिला, उससे नामवर सिंह जी अपने आखिरी समय तक खुद ही बहुत संतुष्ट नहीं थे। और दूसरे हिंदी के जो आलोचक समालोचक थे, वो भी ये मानते थे कि नामवर सिंह जी की ये एक जटिल पुस्तक है, जिसे और सहज और तरीके से वो अब कह सकते थे। जो जगह जगह उन्होंने अपने भाषणों में या अपने उद्बोधन में उन्होंने अपनी बातों को परिभाषित भी किया। बहरहाल ये तो हिंदी का अपना भाग्य है। अब हम प्रोफेसर ओम प्रकाश जी से आग्रह करेंगे वो अपनी बात में जिस भारतीय भाषा केंद्र को नामवर सिंह जी ने स्थापित किया और प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी के सहयोग से जिसकी ख्याति देश दुनिया में फैली, स्वयं मैनेजर पांडे जी हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज उसी भाषा केंद्र के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज नामवर जी का जन्मदिन है। मुझे याद आ रहा है कि पिछले 6-7 सालों से हम लोगों ने एक परंपरा बना रखी थी कि नामवर जी का जन्मदिन भारतीय भाषा केंद्र में मनाते थे और उस दिन नामवर जी से जुड़े हुए किसी न किसी व्यक्ति को बुला करके हम लोग एक व्याख्यान कराते थे। नामवर जी खुद उपस्थित रहते थे। यह परंपरा लगभग हमारे यहाँ प्रोफेसर राम बख्श जब आए उस समय से शुरू हुई। आज के दिन इस कोविड-19 के समय में हम इस परंपरा को कैसे कायम रखें, हम इस पर विचार ही कर रहे थे कि तरुण का प्रस्ताव मेरे पास आया कि मैं नामवर जी पर एक वेबिनार करना चाहता हूं। मुझे एक रास्ता मिला कि जिस कार्यक्रम को हम इस समय इस बंदी के माहौल में अपने विभाग से नहीं जोड़ सकते थे, उस कार्यक्रम में कहीं न कहीं हम लोग शिरकत करें, नामवर जी को याद करें और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। नामवर जी का संबंध, साहित्यिक संबंध बनारस से शुरू हुआ। बनारस, जोधपुर, आगरा होते हुए दिल्ली आया और राजकमल प्रकाशन से होता हुआ भारतीय भाषा केंद्र तक पहुंचा। हम लोग नामवर जी को एक व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। मैं यह जोर देकर के कहना चाहूंगा कि नामवर जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। वे केवल हिंदी भाषा या हिंदी आलोचना तक ही सीमित व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व के कई पक्ष ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ प्रोफेसर मैनेजर पांडे हैं, जो कि नामवर जी के लगभग उन सभी रूपों से परिचित हैं जितने रूपों में हम बांट करके उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। मुझे नामवर जी के साथ भारतीय भाषा केंद्र में कुछ ही समय रहने का अवसर मिला था, और वह भी
चूंकि मेरी नौकरी का शुरुआती अंश था, विभाग में मैं सबसे जूनियर था, इसलिए उनके साथ सबसे कम वार्ता मेरी ही हुई है। मैं जब नामवर जी के कृतित्व पर ध्यान देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नामवर जी के कृतित्व को हमें 4 भागों में बांट करके देखना चाहिए। एक तो उनका शोध, दूसरे उनका शिक्षण, तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण काम है पाठ्यक्रम का निर्माण। चौथी चीज आलोचना, और इस आलोचना में उनकी वाचिक और लिखित दोनों परंपराएं शामिल हैं। कहा जाता था कि नामवर सिंह वाचिक परंपरा के आलोचक हैं। अपने व्याख्यानों के माध्यम से इन्होंने हिंदी की जिन ज्वलंत समस्याओं पर, हिंदी ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं की जिन ज्वलंत समस्याओं पर उंगली रखी थी, अब लगभग वे सभी चीजें छपकर आ गई हैं। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके कुछ भाषण अभी ऐसे हैं जो कई जगह टहल रहे हैं लेकिन अभी छप करके नहीं आए। हो सकता है कि आगामी दिनों में कहीं कोई रूप बने जो वे छप करके आए। अभी हमारे पूर्व के 2 वक्ताओं ने नामवर जी के बनारस के जीवन के बारे में और नामवर जी के शोध के बारे में विस्तार से बात। नामवर जी के शोध के बारे में मैं केवल 2 बातें कहना चाहूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं तो करेक्ट कर लीजिएगा, कर दीजिएगा मुझे भी। शोध की उनकी 2 किताबें, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृथ्वीराज रासो की भाषा, जो उनका शोध प्रबंध था, किताब के रूप में आते आते वह पृथ्वीराज रासो की भाषा और साहित्य। मेरा ध्यान एक और तरफ जाता है। अपभ्रंश पर नामवर जी ने जिस समय काम किया, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, उस समय अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ ही नहीं स्थापित हुआ था। विवाद था। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये पृथ्वीराज रासो की भाषा, तो पृथ्वीराज रासो अपने आप में विवादास्पद कृति है। पहली बार जब ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से छपना शुरू हुई तब उसका क्या हश्र हुआ। नागरी प्रचारणी सभा से छप गई, उसके बाद इस पर कितना बवाल मचा। इन दो और हमसे आपसे ज्यादा नामवर जी उस समय परिचित, लेकिन उन्होंने अपने शोध के लिए इन दोनों मुद्दों को अपनाया और अपना शोध विषय बनाया। यह एक जोखिम और साहस का काम था। साहित्य या भाषा, साहित्य भाषा का बनता बिगड़ता रूप, उसका पढ़ने वाला साहित्य पर प्रभाव और उसका भाषिक विश्लेषण, यह नामवर जी के शोध का क्षेत्र था। और यह काम उन्होंने उस समय किया,
खासतौर से पृथ्वीराज रासो की भाषा पर काम करते हुए उन्हें बीकानेर, राजस्थान के तमाम जगहों पर जाना पड़ा, इकट्ठा करना पड़ा, पांडुलिपियां इकट्ठा की। याद रखिएगा, उस समय आज की तरह की कोई छात्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन नामवर जी ने अनेक प्रतियों की खोज करके, फोटोकॉपी नहीं थी, उनकी हस्तलिखित प्रतियां तैयार करके काम उन्होंने किया और हिंदी को कुछ अमूल्य दिया। एक दूसरी चीज आप देखिएगा कि जिस तरह से अपभ्रंश पर शोध कार्य करके फिर जीवन भर नामवर जी अपभ्रंश की तरफ नहीं घूमे, अगर घूमते तो कुछ और कल्याण होता। वे काम अपभ्रंश पर किए शोध का और आलोचना के कार्य के लिए वर्तमान समय को उन्होंने चुना, या अपने समय को चुना, अपने समय से संवाद किया। हिंदी आलोचना के लिए नामवर जी को कई तरह से याद किया जाता है। मैंने यह देखा कि जिस चैलेंज के कार्य को उन्होंने अपने शोध के साथ शुरू किया था, वैसी ही चुनौती वे अपने आलोचना कर्म में भी झेलते रहे, और ऐसी ही कोई बड़ी चुनौती आने पर उन्होंने किताब के रूप में उसका जवाब दिया। या जब हिंदी साहित्य में कोई ऐसी विधा या कोई ऐसा बिंदु विवाद के घेरे में आया है, तब नामवर जी की उस पर लेखनी चली है। वह चाहे छायावाद हो, चाहे कहानी नई कहानी हो, चाहे इतिहास और आलोचना हो, चाहे वाद विवाद संवाद हो। दूसरी परंपरा की खोज पर विस्तृत चर्चा हमारे मित्र सदानंद शाही कर चुके हैं, और अब भी दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक को कई दृष्टियों से देखने वाले लोग मौजूद हैं, देखते हैं। कहानी नई कहानी पर जब बात चली, एक बहस चली, उस समय नामवर जी ने कहानी नई कहानी किताब की रचना की। छायावाद पर भी एक बहस चली थी, और छायावाद को किशोर भावुकता का काव्य कहा गया था, पलायनवादी कहा गया था। इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए नामवर सिंह ने छायावाद नामक किताब की रचना की, और जिसमें उन्होंने यह स्थापित किया कि छायावाद का संदर्भ या छायावाद का संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की आवाम से है। उसमें हमारा सुख दुख व्यक्त हुआ है। यह जरूर है कि कविता ने अपना ढर्रा बदला है, जिस बदले हुए ढर्रे में हम उस कविता की पहचान नहीं कर पाते। इसी तरह से इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक में उस समय जो कलकत्ता में एक सेमिनार की बहस चली थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को लेकर के, हिंदी साहित्य में शोध की नई दिशाओं के प्रवेश को लेकर के, साहित्य के समाज शास्त्र की बात को लेकर के उसकी अनुगूंज है। कहना मैं केवल यह चाहता हूं मित्रों कि नामवर जी को या उनकी आलोचना को, आलोचना पुस्तकों को उनके परिप्रेक्ष्य में रख करके देखना चाहिए, और उस परिप्रेक्ष्य में रख करके देखना चाहिए कि जिस साहित्यिक स्थिति में उनकी निर्मित हुई है। यह ऐसा अवसर नहीं है कि हम नामवर जी की आलोचना और उन चीजों पर विस्तार से बात करें, लेकिन ऐसा अवसर जरूर है कि उनके अवदान के विभिन्न रूपों को हम विभिन्न तरह से रेखांकित करें।
नामवर जी कई जगहों के पाठ्यक्रम के निर्माण से जुड़े हुए थे। यूपीएससी, एनसीईआरटी, जोधपुर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कुछ ऐसे संस्थान है जहां पर उन्होंने विस्तार से साहित्य का पाठ्यक्रम बनाया था और पाठ्यक्रम निर्माण को लेकर के कुछ जगहों पर उनके ऊपर आरोप भी लगे थे या विरोध भी हुआ था। जैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने आधा गांव उपन्यास को कोर्स में लगाया और उसे लेकर के ये लंबे समय तक चलने वाला विवाद खड़ा हुआ। दूसरी तरफ मैं और पाठ्यक्रमों पर बात करूं उसके पहले जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाने की बात की और यह परियोजना उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रसिद्ध कथा लेखक सुप्रसाद सिंह को दिया गया। नामवर जी भी उसमें शामिल थे, लेकिन पता नहीं क्यों उस पाठ्यक्रम को वे अंतिम रूप तक पहुंचा नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम उन्होंने तैयार किया उसी पाठ्यक्रम को अपडेट करते हुए हम आज भी चल रहे हैं। पांडे जी के समय में भी उसमें विशेषता यह है कि हम जब भी उस पाठ्यक्रम पर काम करने बैठते हैं हम उसमें कुछ जोड़ ही पाते हैं, घटा नहीं पाते। मतलब वह इतना सुचिंतित है, इतना सुव्यवस्थित है कि उसमें से कुछ भी हटाना मुश्किल है। तीसरी चीज जो मुझे याद आती है और जो जिसमें मुझे उनके साथ थोड़ा सा काम करने का अवसर भी मिला था, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में वे हिंदी सलाहकार के रूप में भी रहे और एनसीईआरटी के विभिन्न कार्यशालाओं में प्रतिभागी के रूप में भी रहे। एक तरफ जहां हिंदी के विद्यालयी शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी भूमिका रही, वही हिंदी के विद्यालयी शिक्षा के पाठों के निर्माण में भी उनकी भूमिका रही। कंटेंट क्या हो, पाठ्यक्रम क्या हो। एनसीईआरटी की दो बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी और हमारे समझ से दोनों परियोजनाएं सफल नहीं हुई। सफल मतलब एनसीईआरटी के कारण वे प्रकाशित नहीं हुई। एक तो साहित्य कोश के निर्माण की परियोजना थी और एक प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों के संकलन की योजना थी जो 2 भागों में आई। नामवर जी इन दोनों से जुड़े हुए थे और इन दोनों से या इन दोनों की कार्यशालाओं में एक एक शब्द पर वह कितना जोर देते थे, कितना उस पर डिस्कशन कराते थे, या किसी एक कहानी को कि प्रेमचंद की कोई एक कहानी अगर आप प्रस्तावित कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो आप ये बताइए क्यों चुन रहे हैं। इसके बाद उस पर नामवर जी एक लंबा वार्तालाप उस पर करते थे और इन सब के बीच में कुछ ही कहानियां रेखांकित हो पाती थी, चयनित हो पाती थी। जो कहानियां चयनित हो जाती थी, 10 अगर हो गई
तो उन पर एक बार डिबेट फिर शुरू होती। लेकिन ये दोनों परियोजनाएं तो उसी तरह रह गई। यह जरूर था कि नामवर जी के सलाहकार के रूप में या नामवर जी के संपादन के रूप में जो एनसीईआरटी में किताबें आई, वे किताबें आज भी वहां कोर्स में तो नहीं रह गई हैं, लेकिन लोग याद करते हैं। और मुझे याद आता है खास तौर से उनकी एक कविता पर चयनिका किताब आई थी। चयनिका किताब की भूमिका के लिए लोग उसे आज भी अपने थैले में रखकर टहलते। कार्य में लगन, कार्य में तत्परता, यह नामवर जी की एक खास विशेषता थी। और इन खास विशेषताओं की तरफ पहले भी अनेक बार ध्यान आकर्षित किया गया है। जब भी नामवर जी पर बोला जाएगा या कुछ कहा जाएगा तो इन चीजों पर हमारा ध्यान जरूर जाएगा। तीसरी चीज, चौथी चीज जो मैं नामवर जी के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि नामवर जी केवल हिंदी के ही साहित्यकार नहीं थे। हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं, समाजशास्त्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र, इतिहास, इन सब पर वे जितना अपडेट रहते थे, जितना तैयार रहते थे, दूसरे लोग तैयार नहीं रहते। इसीलिए अभी उनका प्रकाशन बाकी है। उनके कुछ भाषण ऐसे हैं जो कि उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं पर दिए। खास तौर से मुझे याद आता है कि नामवर जी ने एक भाषण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, इसमें उड़िया साहित्य पर दिया था। और उस समय उड़िया के अनेक साहित्यकार लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। इतनी अच्छी जानकारी तो हम उड़िया वालों को भी नहीं है, उड़िया साहित्य की जितनी जानकारी नामवर सिंह को है। इसी तरह से एनसीईआरटी में ही मानविकी और समाजशास्त्र संकाय के हेड प्रोफेसर अर्जुन देव, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और तमाम इतिहास की किताबें, एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें अर्जुन देव जी के कारण जानी जाती हैं। उनकी एक बड़ी योजना बनी कि विश्व इतिहास की एक किताब बनाई जाए। बनाया उन्होंने और विश्व साहित्य पर लिखने के लिए जब उन्होंने चर्चा चलाई तो लोगों ने नामवर जी का ही नाम प्रस्तावित किया। किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित है और दोनों में नामवर जी का विश्व साहित्य पर लंबा लेख है। मित्रों, समय की सीमा को देखते हुए, बहुत लंबे समय तक बात न करते हुए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नामवर जी पर हम जब भी विचार करें, एक समग्रता में साहित्य, भाषा, भारतीय साहित्य, लेखन, भाषण, बहुत विषयों पर उन्होंने बोल करके छोड़ रखा था। आशीष जैसा संपादक न मिलता तो वो उनकी 8 किताबें भी न आती। बाद में भी उनकी एक किताब आशीष के अलावा द्वाभा राजकमल से आई। और भी किताबें हैं जो आएंगी अभी। इसीलिए कहा जाता था कि नामवर जी वाचिक परंपरा के आलोचक हैं। उन्होंने जितना लिखा है उससे बहुत ज्यादा बोला है और उनका यह मानना था कि वे जिस काल में हैं उस काल में लिखने की अपेक्षा
बोलना ज्यादा जरूरी है। बोल करके अपनी बात अधिक दूर तक फैलाई जा सकती है, अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने बोला, फैलाया है अपनी बात को, अपनी साहित्यिक विरासत वे हम लोगों को सौंप गए हैं। उनकी सौंपी हुई विरासत को हम कितना आगे बढ़ा पाते हैं, क्या कुछ उसमें जोड़ पाते हैं, कुछ जोड़ पाते हैं कि नहीं जोड़ पाते, यह भी आकलन होना शेष है। मुझे दो बातें और कहनी है, छोटी छोटी, जो 2 वाक्यों में कहूंगा। नामवर जी कहानी नहीं, कहानी की भूमिका में ही लिखे हैं कि व्हेन दे फ्लाई यूज आवर विंग्स, वे जब उड़ते हैं तो मेरे ही पंखों का इस्तेमाल करते हैं। एक और बात, मैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे से क्षमा प्रार्थी होते हुए कहूंगा। पांडे जी ने एक लेख में जिक्र किया कि पहले के विद्वान अपनी विद्वता पर भी गर्व नहीं करते थे। आज के विद्वान तो ऐसे हैं जो अपनी मूर्खता पर इठलाते हुए फिर रहे हैं। मित्रों, ये मूर्खता पर इठलाते हुए फिरने वाले अगर नामवर जी को पढ़ लेते तब भी उनका साहित्यिक संस्कार हो जाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नामवर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नामवर सिंह जी के अकादमिक जगत पर, उनकी कामों पर आपने एक गहन चिंतन हमारे सामने रखा। इस बात से भी अवगत कराया कि अभी नामवर सिंह के कामों पर, उनके कहे पर हमें आगे और क्या करना चाहिए, इस पर और भी और चिंतन मनन होना है। और आप जैसे लोगों का सुझाव होगा तो शायद अकादमिक दुनिया से नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो इस पर अपना काम करेंगे। एक बात यहाँ मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, नामवर सिंह जी हिंदी भाषा को गरीब गुरबा बनने नहीं दिया। उन्होंने हिंदी को एक ठसक की भाषा, एक स्वाभिमान की भाषा बनाए रखा। वो जेएनयू का परिसर हो या वो जहाँ कहीं भी गए, हिंदी को पूरी गरिमा के साथ उन्होंने स्थापित किया और उसको वैसी गरिमा दिलाई जिसकी वो हकदार है। वो पत्रकारिता जगत में से भी उनका गहरा लगाव था। पत्रकारिता के लोगों से वो गहरे जुड़े थे। ये बात हम सब जानते हैं कि जब जनसत्ता के संस्थापक संपादक श्री स्वर्गीय प्रभास जोशी जी की किताब 2008 में उसका प्रकाशन हो रहा था, तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता नामवर सिंह जी ही कर रहे थे। इसके वो प्रभास परंपरा न्यास के अध्यक्ष भी रहे। वो हमारे आज के वक्ता श्री राम बहादुर राय सर से भी उनका गहरा संबंध था। मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। 2013 की बात है, यथावत पत्रिका शुरू होने वाली थी। उस बार प्रभास परंपरा न्यास का कार्यक्रम में जब नामवर सिंह जी आए तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने हमें बातचीत में राय सर के विषय में एक बात कही। तो मैं सर का परिचय क्या कराऊं, मैं उनकी ही बात, नामवर सिंह की ही बात दोहरा देता हूँ। राय साहब आशा की घनी शीतल छाया है और अस्वीकार्य का उनमें गजब का साहस है। तो मैं सर का स्वागत करता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात प्रारंभ करें। सबको नमस्कार। बकौल म्यूट कर दो। जी आवाज आ रही है सर, आप पर। अच्छा, सबको नमस्कार। आदरणीय मैनेजर पांडे जी, अच्युतानंद मिश्र जी,
सुरेश शर्मा जी, सदानंद साई जी, ओम प्रकाश सिंह जी, ब्रजेश जी और मित्रों, स्मरण नामवर सिंह के इस आयोजन के लिए मैं केएल पचौरी फाउंडेशन, केएल पचौरी प्रकाशन और काशी फाउंडेशन को साधुवाद देता हूँ। आज नामवर सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं, अशरीरी हो गए हैं, और उस डॉक्टर नामवर सिंह का ये, जब वो अशरीरी हुए, हमारे बीच से चले गए, तो उनका ये दूसरा जन्मदिन है। नामवर सिंह जी की साहित्य की, उनके बड़े योगदान की चर्चा हुई है। मैं मुख्यतः दो बातों पर अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। एक तो जैसा मैंने डॉक्टर नामवर सिंह जी को देखा, और दूसरा कि एक बार वो प्रधान संपादक भी हुए एक संस्थान में। तो ये दो अवसरों पर जो हमने उनको देखा, जाना, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उनसे बातचीत में मैंने ये पाया कि अपने गांव के प्रति उनका जो लगाव है वो अद्भुत है। बनारस से कुछ दूर पर उनका गांव था जियनपुर, जो आजकल उस गांव को अब अम्बेडकरपुर कहते हैं, लेकिन जियनपुर एक भरा पूरा गांव था। जब नामवर सिंह वहाँ पैदा हुए, उनका बचपन बीता, उस गांव का के संस्मरण जब उनसे आप बात करिए तो वो सुनाते थे। और उसी गांव ने दरअसल नामवर सिंह जी को सारे संस्कार दिए, जो बीज से वृक्ष के रूप में, फूल के रूप में नामवर सिंह जी को दुनिया ने देखा। गंगा नदी से 3 किलोमीटर दूर वो गांव है जहां नामवर सिंह जी ने पढ़ने और जीवन में बढ़ने का संस्कार पाया। मैं जब पहली बार नामवर सिंह जी से मिला, मैं उनका नाम तो सुनता था जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन जेएनयू में मैं उनसे मिलने के लिए जब गया, पहली बार मिला, तो मैंने पाया, मुझे तत्काल याद आया कि चित्रकूट में एक नदी है। आप जो लोग भी चित्रकूट गए हो, चित्रकूट में वो बहती हुई जो नदी है मंदाकिनी, उसके बहने में बहती रहती है, लेकिन कोई आवाज नहीं होती। मैंने ये पाया कि नामवर सिंह जी दरअसल मंदाकिनी के स्वरूप, और अपने गांव के बारे में वो बोलते हुए अक्सर याद करते थे कि एक प्रसाद जी होते थे जिनको वो अपना धर्म पिता मानते थे। एक बार उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि उनके पिताजी, नामवर सिंह जी के पिताजी, जो अध्यापक थे और चाहते थे कि ये भी अध्यापक बने, परंतु प्राइमरी स्कूल के अध्यापक बने, और उनके पिताजी ने नामवर सिंह जी का नाम रख दिया रामजी सिंह। उनके पिताजी बार बार जब रामजी कहते थे तो नामवर सिंह जी को ये नाम पसंद नहीं आता था। पड़ोस की एक महिला ने उनकी माता से कहा कि इसका नाम रखो नामवर। जब उनकी माता उनके पिता रामजी कहते थे तो ये थोड़ा मायूस हो जाते थे, लेकिन जब उनकी माता नामवर कहती थी तो ये उत्साहित हो जाते थे। और अपने संस्मरण में उन्होंने एक बार मुझे कहा कि राम से प्रिय तब भी कोई दूसरा नहीं होता था, लेकिन वे हुए नामवर सिंह। 1942 में वे 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और राष्ट्रीय आंदोलन की शिक्षा उनको उसी 1942 से मिली।
एक घटना जो नामवर सिंह जी को समझने में मदद करती है, और वो बातचीत में कई बार कहते भी थे, जब उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी साहित्य में फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया, तो उन्हें एक प्रस्ताव मिला गोरखपुर से। ये कम लोग जानते हैं, गोरखपुर में महाराणा प्रताप कॉलेज है, वहां से उनको एक प्रस्ताव मिला, अगर वे वहां जाते तो विभागाध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति होती। लेकिन नामवर सिंह जी के दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि जब वे 7वीं 8वीं में और हाई स्कूल तक पढ़ने के लिए जिस आजकल के यूपी कॉलेज और उस समय के हैबिट कॉलेज स्कूल में गए, तो वो क्षत्रियों का कॉलेज था। जब उन्होंने एमए किया और महाराणा प्रताप कॉलेज से उनको प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और बाद में वो कहते थे, मुझे भी एक बार कहा उन्होंने कि मैं उस कुएं से बाहर निकलना चाहता था, अगर गया होता तो विभागाध्यक्ष के पद पर। नामवर जी मनुष्यता की जितनी कसौटियां आप देखें, उस पर अगर नामवर सिंह जी को परखेंगे तो मैं कि वो तरह से उस पर खरे उतरते हैं। वे इतने बड़े व्यक्ति हैं, विख्यात व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, ये इनका परिचय तो है ही, लेकिन उनके बारे में लोगों से सुनिए तो जैसे मेरा अपना अनुभव है बनारस का, जब हम उनसे नहीं मिले थे तो मुझे ये लगता था कि नामवर सिंह जी के बारे में बनारस के लोग कितना जानते हैं। कई बार मुझे आज भी लगता है कि नामवर सिंह जी के बारे में लोगों को जितना मालूम है, क्या नामवर सिंह जी को अपने बारे में उतना मालूम था? तो आप पाएंगे कि दरअसल कुछ ये विचित्र स्थिति है कि नामवर सिंह जी अपने बारे में जो नहीं जानते थे, वो भी दूसरे लोग उनके बारे में जानते थे। संघर्ष और उपलब्धि के वे प्रतीक थे। लंबी साधना की जीवन में, और ये जब वो बचपन में जिनको धर्म पिता कहते थे उनसे पुस्तकें लेकर, और उन्होंने पढ़ा, गांधी को पढ़ा, टॉलस्टॉय को पढ़ा, नेहरू को पढ़ा, नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ा। उस नामवर सिंह जी के शिवालिक के घर में अगर आप जाएं तो जहां वो बैठते थे उससे पहले दरवाजे पर ही पुस्तकों का ढेर लगा रहता था। और ऐसा नहीं था कि वो पुस्तकें केवल वो रखी रहती थी, बल्कि वो पढ़ते थे। और जैसा ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा कि वो अपडेट रहते थे, मेरा भी अनुभव यही है कि कोई नई पुस्तक, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, आई है नई पुस्तक, अंग्रेजी में आई है, हिंदी में आई है, तो वो नामवर सिंह जी उसके बारे में न केवल जानते थे, पढ़ते थे और उसकी पर चर्चा भी करते थे। उन्होंने लंबी उम्र पाई, लेकिन सुरेश शर्मा जी यहाँ हैं और इन्होंने एक बार नामवर सिंह जी से आखिरी दिनों में पूछा कि कोई ऐसी आपकी इच्छा बच गई हो जो आप पूरा करना चाहते हैं। तो नामवर सिंह जी ने कहा, गालिब का कोई शेर शायद सुनाया, उसका आशय यह है कि मेरी जितनी इच्छाएं थी वो सब पूरी हो गई। ऐसे यानी जो संतुष्ट भाव से जीवन में जीते रहने का, सक्रिय रहने का जो उदाहरण है वो नामवर सिंह जी का है। उन्होंने कोई इच्छा नहीं पाली, और न पालना अपने आप में इतनी बड़ी साधना है जो आप करके देख सकते हैं। मनुष्य की इच्छा अनंत होती है, परंतु नामवर सिंह जी थे जिन्होंने
अपने जीवन के उस दौर में जब उनको भी लग रहा था कि अब पैर काम नहीं कर रहे हैं, परंतु दिमाग उनके काम कर रहे थे अंत तक। क्योंकि जब भी हम लोग गए उनके पास तो याददाश्त तो उनकी जो थी गजब की थी। जो उन्होंने पढ़ा था, शेर, कविताएं उनको याद थी, वो सब बातचीत में वो सुनाते रहते थे। और ये 2-3 प्रसंग सुना करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। नंबर 1 कि उनका जिनसे संबंध रहता था उस पर उनकी कृपा रहती थी, और इसलिए ये नहीं देखते थे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि केवल साहित्य और राजनीति और इस तरह के ही जीवन में जो लोग सक्रिय हैं उनसे ही नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, वो उनके पास जा रहा है और नामवर सिंह जी उसको पूरा ध्यान से सुनते हैं, फिर उसे सलाह भी देते हैं। तो जो भी उनके पास पहुंचता था उसके लिए वो उपलब्ध रहते थे। और इसीलिए एक बार उनके एक प्रिय ने उनसे आग्रह किया कि आप सहारा के सलाहकार संपादक हो जाएं। उन्होंने मान लिया। उसके बाद सहारा समय नाम की पत्रिका, उस समय अगर आप में से कुछ लोगों को शायद वो पत्रिका देखने को भी मिली होगी, टेबलाइड साइज में, उस समय नामवर सिंह जी ही सोच सकते थे 64 पेज की वो रंगीन साहित्य पत्रिका, हिंदी में वो पहली और संपूर्ण पत्रिका थी। उसे उनके प्रधान संपादकत्व में सलाहकार संपादक के रूप में उन्होंने उसको लंबे समय तक चलाया, और फिर जब देखा कि नहीं ये चीजें अलग हो दिशा में जा रही हैं तो छोड़कर हट भी गए। उसी तरह से सदानंद साई जी ने याद किया कि उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकाला गया, ये तथ्य है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति जो उनका राग था, उनका अपनापन था, वो मैंने महसूस किया। उस समय भी जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकाला गया था और जब मैं उनसे मिला था, और उस समय भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुराने छात्रों को हम सब ने संपर्क किया। नामवर सिंह जी की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पुराने छात्रों का एक सम्मेलन हुआ, रामधन भी आए, और उस समय पार्लियामेंट में जो मेंबर थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे, वे सब लोग आए। और उस दिन भर के सम्मेलन के बाद ये निर्णय हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मूल कानून बनाया था 1914-15 में, उस कानून की पुनः स्थापना के लिए हमको प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री से समय मांगा गया, हम लोग गए और मैंने देखा कि डॉक्टर नामवर सिंह के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल आया है, उसे उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कितने आदर से उस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, बैठाया, और बड़ी देर तक नामवर सिंह जी उनसे बातचीत करते रहे। ये बात अलग है कि हम जो चाहते थे वह तब पूरा नहीं हुआ, और वो आज भी वो मिशन अधूरा है। लेकिन नामवर सिंह जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुधार हो, इसका जब भी प्रश्न आया तो वे तब तुरंत कहीं भी जाने के लिए तत्पर रहते थे, सलाह देने के लिए तत्पर रहते थे। उस नामवर सिंह जी का जब 75 हुआ तो प्रभात जी ने एक बीड़ा उठाया। 2001
एक की बात है, जब वे 75 साल के हुए तो नामवर के निमित्त पहले दिल्ली में और फिर इसके बाद हिंदी पट्टी के सभी बड़े शहरों में नामवर के निमित्त जो आयोजन हुआ, और उस आयोजन, मेरा कहना है कि उस आयोजन में जो बोला गया, जो पर्चे पढ़े गए, उसका भी अगर संकलन हो जाए तो नामवर जी के निमित्त जो साहित्य की, संस्कृति की, समाज की, राजनीति की जो चर्चा हुई, और उन चर्चाओं में उस समय के तमाम विद्वान, राजनीतिक नेता, सब लोग उसमें शामिल हुए। मुझे याद है कि जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ उसमें विष्णु साहनी भी आए थे। तो ये नामवर सिंह जी को हम जब आज याद कर रहे हैं तो उस नामवर सिंह जी को याद कर रहे हैं जो दरअसल साहित्य के तो थे, लेकिन साहित्य से बाहर की जो दुनिया थी उसमें नामवर सिंह जी का जो प्रभाव था वो हमेशा रहेगा। और उस नामवर सिंह जी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। इस तरह उन्होंने एक नई साहित्य से बाहर एक नई धारा चलाई। अब मैं अगले वक्ता के तौर पे श्री अच्युतानंद मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। पत्रकारिता में हम लोग आज जिन लोगों को देख रहे हैं उनमें श्री मिश्र एक ऋषि की तरह हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात रखें। डॉक्टर नामवर सिंह जी के जन्म जयंती पर आयोजित इस संगोष्ठी के में शामिल सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। इस गोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर मैनेजर पांडे जी, डॉक्टर सदानंद शाही, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, राम बहादुर राय जी और अनेक लोग जो इस गोष्ठी में शामिल हुए हैं या भाग ले रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि नामवर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वो इतना बड़ा है कि उसको उस पर प्रकाश डालने का या उनके आलोचना कर्म पर कोई चर्चा करने का या उनके साहित्यिक योगदान पर कोई बात रखने की स्थिति तो मेरी नहीं है। मैं उसका अधिकारी व्यक्ति भी नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि नामवर जी का जो पूरा जीवन एक स्वाधीनता के बाद के भारत का जीवन है और स्वाधीन भारत में को नामवर जी ने बहुत नजदीक से देखा था, उसमें शामिल हुए थे। उस पूरे दौर की शिक्षा व्यवस्था में, उस पूरे दौर के संचार व्यवस्था में, उस पूरे दौर के इतिहास को, राजनीति को नामवर जी ने बहुत नजदीक से देखा था। उसमें उसके साक्षी भी थे और उसके भुक्तभोगी भी थे। हम जानते हैं कि नामवर जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। तमाम लोगों ने उसकी चर्चा भी की, उनके उल्लेख भी किया कि किस प्रकार उनके साहित्यिक योगदान पर भी चर्चा हुई है, उनकी पुस्तकों पर भी चर्चा हुई है। इसलिए ये करने की धृष्टता तो मैं नहीं करूंगा। मैं केवल इस रूप में नामवर जी को याद करता हूं
कि जैसा ओम प्रकाश जी ने बताया कि वो भारतीय भाषाओं के बीच में एक सेतु के रूप में थे। पिछले 6.5-7 दशकों का इतिहास अगर देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति जो सभी भारतीय भाषाओं के बीच में समन्वय स्थापित करता था, जिसको पूरे भारत में एक सम्मान का दर्जा मिलता था, जो सभी विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ा हुआ था, इस रूप में नामवर जी को देखा जाता है। बांग्ला साहित्य हो, मराठी साहित्य हो या उड़िया साहित्य का भी जिक्र हुआ था, और इस बात का भी जिक्र हुआ कि वो सभी क्षेत्रों में पूरी तौर से अपडेट रहते थे हर दौर में। तो इस रूप में देखा जाए तो कोई और दूसरा व्यक्तित्व स्वाधीन भारत में नहीं दिखाई पड़ता जिसको कि भारतीय भाषाओं के बीच में एक सेतु के रूप में जाना जा सकता है। एक दूसरी बात जो मैंने देखी है कि नामवर जी जिस दौर में सक्रिय थे वो दौर मार्क्सवाद का था। उस मार्क्सवाद के दौर में पूरी दुनिया मार्क्सवादी हो रही थी। उस दौर में भारत में जो मार्क्सवादी लोग थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी सक्रियता भी थी और नामवर जी भी उसमें शामिल हुए थे। और उस रूप में भी उनका एक बड़ा योगदान रहा है। वो राजनीति से भी कुछ दिनों तक ले जुड़े रहे, जनयुग के संपादक भी रहे, और लेकिन उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना के बारे में भी लिखा है, उसके सिद्धांतों के बारे में भी लिखा है। लेकिन ये मुझे मालूम है कि मार्क्सवाद से धीरे धीरे उनका मोह भंग भी हुआ। वो इस तरह के व्यक्तित्व, जैसा राम बहादुर राय जी ने अभी बताया, कि जिन लोगों से उनका परिचय होता था उन पर उनकी कृपा भी बरसती थी। ये बिल्कुल सही बात है और उनके कृपा पात्रों में से ही मैं अपने आप को भी मानता हूं। और ये बिना इस बात का विचार किए हुए कि वैचारिक मतभेद किस तरह के होते हैं, विचारों का अंतर किस तरह का होता है, उनकी कृपा निरंतर मुझे प्राप्त होती रही। और अनेक ऐसे अवसर हैं मेरे सामने जहां मैंने देखा भी है कि अपने ही मार्क्सवाद के पुराने साथियों के साथ या आलोचना के क्षेत्र के पुराने साथियों के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई है, उनकी टक्कर भी हुई है। एक दो घटनाओं का तो मैं साक्षी भी रहा हूं। मुझे ध्यान है कि जनसत्ता में हम लोगों ने एक स्तंभ शुरू किया था जिसमें एक विद्वान के दूसरे विद्वान से बातचीत होती है। आज मुझे डॉक्टर केदारनाथ सिंह जी याद आ रहे हैं कि केदार जी का यह प्रस्ताव था कि क्यों ना रामविलास जी और नामवर जी से संवाद कराया जाए। दोनों लोगों में बातचीत लगभग नहीं थी। मैं पहले रामविलास जी के पास गया और उनसे मैंने अनुरोध किया। रामविलास जी ने पूछा कि संवाद कौन करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर नामवर सिंह जी करेंगे। उन्होंने सहमति दे दी और वही विकासपुरी के उनके घर में, जिसकी चर्चा अभी हुई है, नामवर जी और रामविलास जी के बीच में लगभग 2.5 घंटे का संवाद हुआ। उसमें पूरी पुरानी आलोचना के सिद्धांत से लेकर के और जिन मुद्दों पर लेकर के नामवर जी और रामविलास जी में मतभेद थे, आर्यों के आगमन को लेकर के, उन मुद्दों पर के अलावा पारिवारिक रिश्तों का, निजी
रिश्तों का भी उल्लेख हुआ था। और मुझे याद है कि दोनों लोग बहुत लंबे अरसे बाद मिले थे और दोनों खूब रोए भी थे। रामविलास जी के, जब वो आगरा में रहते थे, उनके परिवार को याद करके नामवर जी की भी आंखें नम हो गई थी। उसके बाद भी मुझे याद है कि जब जब हमने नामवर जी से किसी भी कार्यक्रम में आने के लिए आग्रह किया था, वो तत्काल तैयार हो गए थे। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में शोध परियोजना का उद्घाटन होना था। उस शोध परियोजना के उद्घाटन के समय मैंने नामवर जी से कहा था कि शोध का एक बड़ा काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उस उद्घाटन में आपको हम मुख्य अतिथि के रूप में चाहते थे। प्रगतिशील लेखक संघ, जिससे कि नामवर जी उस समय जुड़े हुए थे, उन लोगों का ये विरोध था। उनकी इच्छा नहीं थी कि नामवर जी माखनलाल विश्वविद्यालय में आए। उन्होंने उनसे कहा कि आपको विश्वविद्यालय में नहीं जाना चाहिए, लेकिन नामवर जी माने नहीं। उन्होंने उनसे कहा कि जहां भी किसी भी विश्वविद्यालय में शोध संबंधी काम होता है, उसमें कहीं से दक्षिण वाम या दूसरी विचारधारा का कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए और सबको मिलकर के सहयोग देना चाहिए। और मुझे याद है कि नामवर जी आए, उनके साथ वहाँ के प्रगतिशील लेखक संघ के भी सारे लोग उस कार्यक्रम में आए थे और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उसके बाद के जितने कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय की ओर से, चाहे वो पराड़कर जी के जन्म दिवस पर बनारस का कार्यक्रम रहा हो, या शिवपूजन सहाय जी के जन्म दिवस पर पटना का कार्यक्रम रहा हो, या रायपुर का कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों में बहुत प्रसन्नता से, बहुत उत्साह से नामवर जी आते थे, अपना आशीर्वाद देते थे। और उनके अनेक ऐसे भाषण, जिसका उल्लेख हुआ कि नामवर जी ने लिखा कम है, लेकिन उनके भाषणों में उनका विचार, उनका दर्शन अभी भी संकलित होना है। और मेरी भी ये इच्छा है कि उनके भाषणों को फिर से संपादित करके फिर से बनाया जाए। एक उनके जो ऐसे भाषण है जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लिखित वक्तव्यों के कारण या उनके बोले हुए उसके कारण ही उनको एक वाचिक परंपरा का विद्वान माना जाता था। और मैं तो उनको इस समय का वाचिक परंपरा का अंतिम विद्वान मानता हूँ अपने दौर का, क्योंकि जो बात जितनी मजबूती से, जितनी गहराई से नामवर जी अपने भाषण में कह देते थे, वो एक इतिहास बन जाता था। और नामवर जी सही अर्थ में देखा जाए तो एक निर्मम आलोचक थे। आलोचना एक तार्किक ढंग से आलोचना के वो पक्षपाती थे, और उनका मानना था कि आलोचना तो बिल्कुल निर्मम होनी चाहिए। इसीलिए वो दूसरे, जब उनके साथी उनकी आलोचना करते थे तो उसका भी वो बुरा नहीं मानते थे, और अपने साथियों के भी आलोचना वो खुद करते रहते थे। इसी तरह से उनका यह भी मानना था कि इतिहास लेखन का काम तो वही कर सकता है जो उस इतिहास का हिस्सा रहा हो, जिसने उस इतिहास में योगदान दिया हो। और इस तरह से मैं नामवर जी को एक इतिहास पुरुष के रूप में भी देखता हूँ, जिन्होंने स्वाधीन भारत के चिंतन में, मनन में, उनके पाठ्यक्रमों के विकास में, जैसा प्रकाश जी ने कहा कि अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वो रहे हैं, भाग रहे हैं, तमाम ऐसी संस्थाओं के साथ वो जुड़े रहे हैं जहां पुरस्कार दिए जाते थे, जहां
तमाम ग्रंथों की रचना होती थी। तो उनकी एक बहुमुखी प्रतिभा जिस रूप में नामवर जी के सामने आई है, ऐसी पिछले 40-50 वर्षों में ऐसे किसी व्यक्ति को मैं याद नहीं कर पाता जिसकी अनेक क्षेत्रों में प्रतिभा हो। भले ही विवाद उनके साथ जुड़े रहे होंगे, भले ही वो असहमत रहे होंगे लोगों से, लेकिन वो इतने उदार थे कि उनके सामने विचारधारा का कोई प्रश्न नहीं उठता था। केवल वो ये देखते थे कि जो काम हो रहा है वो मन से किया जा रहा है, वो सार्वजनिक हित में किया जा रहा है, और करने वाले लोग कौन है। ऐसे विशाल व्यक्तित्व वाले नामवर जी को मैं के जन्मदिन पर प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी से करूंगा कि वो हमें वो बातचीत मैनेजर पांडे जी के कहे बगैर पूरी नहीं होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी अध्यक्षता देने की सहमति दी। मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात प्रारंभ करें। श्री मैनेजर पांडे जी। आराम से बोलिए। हाँ, आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी, राम बहादुर राय जी और प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम में बोलने वाले ऐसे अनेक लोग हैं जो मेरे छात्र भी रहे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखकर मैंने प्रिय मित्रों कहा, जैसे एक सुरेश शर्मा। अब तक सब लोगों का व्याख्यान सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास अब बोलने को ज्यादा कुछ है नहीं, पर एक बात मैं यह कहूंगा कि नामवर जी ने जीवन के पूर्वार्ध में 50 के पहले लगभग, बल्कि कह सकते हैं आपकी 55 के पहले, 1955 के पहले सारा लेखन का काम किया और जीवन के उत्तरार्ध में केवल मौखिक परंपरा का प्रसार किया। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज कोरोना काल में वह मौखिक परंपरा ही चल रही है। अब लिखित परंपरा की इस समय कोई संभावना नहीं दिखाई देती, आगे जब हो तब हो। मुझे जो दूसरी बात कहती है वो ये है कि नामवर जी से मेरा संबंध 1960 से रहा है। जब वो बनारस में 60 से 65 तक थे तो उन दिनों मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र था। काशीनाथ सिंह मेरे मित्र थे, एक ही घर में भदैनी में नामवर जी का ही घर था वो, जिसमें काशी रहते थे। तो हम लोग उनके घर पर भी मिलते थे और नामवर जी के रहने पर शहर में गोष्ठियां होती थी, उसमें भी हम लोग आते जाते। इसके बाद अध्यापकीय जीवन में नामवर जी के साथ मैं पहले लंबे काल तक जोधपुर में था। फिर आखिरी दिनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 77 से लेकर उनके रिटायर होने के समय तक हम लोग साथ ही थे। इतने मेरे संस्मरण हैं कि सुनाऊं तो कई दिन लगे, सब नहीं सुनाऊंगा, एक आध बीच में कहूंगा। पर सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि नामवर जी हिंदी में कवि के रूप में पहले आए
वे शुरू में कविताएं लिखते थे और कविताएं जानदार भी थी। मुझे नहीं मालूम कि क्यों, लेकिन उन्होंने उन कविताओं का कोई संग्रह नहीं छपवाया। यद्यपि वे जीवन भर कविता प्रेमी होने के कारण प्रशंसा भी पाते रहे और आलोचना भी सुनते रहे। आलोचना यह कि कहानी के दौर में उन्होंने जो कुछ लिखा उस पर यह आरोप लगा कि वो कविता के औजारों से कहानी की आलोचना करते। तो मुझे फणीश्वर नाथ रेणु की ठुमरी संग्रह की भूमिका याद आ रही कि तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। तो कविता के लिए उन्होंने लाखों के बोल सहे, पर संग्रह क्यों नहीं छपवाया ये वही जानते थे। दूसरी बात ये है कि उनकी छपी हुई पहली किताब थी बकलम खुद। ये संभवतः 51 में छपी थी। वो किताब भी नामवर जी भूल गए। उनकी किताबों के नामों में उसका कोई उल्लेख नहीं होता। स्वयं उन्होंने कभी उसको दोबारा छपवाया भी नहीं, जबकि उसमें व्यंग और विनोद से भरे हुए निबंध थे और उन दिनों बनारस में व्यंग का बहुत जोर था। अनेक व्यंग के कवि और लेखक मौजूद थे। बेढब बनारसी, बेधड़क बनारसी, भैया जी बनारसी, चोंच बनारसी, ये सब लोग उस समय बनारस में थे, इसलिए व्यंग का बहुत महत्व था। पर नामवर जी ने वो किताब दोबारा छपवाई नहीं। अपनी किताबों की सूची में भी प्रायः वो या उनका प्रकाशक शामिल नहीं कर। पर दोनों का असर, मतलब नामवर जी के कवि होने का असर उनकी आलोचना की भाषा पर अंत तक बना रहा और उनकी आलोचना में व्यंग और विनोद हमेशा दिखाई देता। व्यंग का एक उदाहरण दूंगा। नामवर जी का जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नगेंद्र से विवाद चल रहा था, तो नगेंद्र जी ने एक लेख लिखा था जो शायद हिंदुस्तान या धर्मयुग में छपा था, जिसमें उन्होंने यह लिखा कि मुझे सियाराम शरण गुप्त की हिडिंबा पसंद है और रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी भी। तब मैं कैसे मान लूं कि मैं समकालीन कविता का आलोचक नहीं हूं। नामवर जी ने एक लेख लिखा जवाब में, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह हृदय विशाल होगा जिसमें एक ही साथ हिडिंबा और उर्वशी दोनों के लिए जगह होगी। तो नामवर जी के आलोचनात्मक लेखन में व्यंग उसी तरह मौजूद है जैसे वह रामचंद्र शुक्ल के यहाँ दिखाई देता है। एक मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सुरेश शर्मा ने संकेत किया था कि नामवर जी शुरू में भाषाविद के रूप में सामने आते हैं। उसमें हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग भी है, पृथ्वीराज रासो की भाषा भी है और तोसी तोरी की पुस्तक का जो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है पुरानी राजस्थानी, वह भी है। यह जो भाषा के प्रति उनका लगाव था
वह उनकी आलोचना में भी दिखाई देता है। इस पर भी आचार्य शुक्ल का असर है। आचार्य शुक्ल जिन कवियों की आलोचना करते थे उनकी भी भाषा की विस्तृत चर्चा और व्याख्या करते थे। जैसे रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के कवियों की भाषा पर शुक्ल जी ने जितना विस्तार से लिखा है उतना बहुत कम लोगों ने लिखा है। रीतिकाल के कवियों का गुणगान बहुत करते हैं पर उनकी भाषा की विशेषताओं पर ध्यान नहीं देते। तो नामवर जी की जो शुरुआत में रचनाएं थी उनका असर नामवर जी के लेखन पर अंत तक बना रहा। मुझे एक बात यह भी कहनी है कि नामवर जी पुस्तकों और पत्रिकाओं के बहुत प्रेमी थे, बल्कि प्रेम का एक लक्षण यह है कि प्रेम में जनवाद नहीं चलता। मतलब ऐसा नहीं कि आप जिस लड़की से प्रेम करते हैं उससे 10-20 लोग प्रेम करें, ये आप चाहें, ये संभव नहीं है। न कोई चाहता है न होता है। नामवर जी की पत्रिकाओं और पुस्तकों के बारे में प्रेम का अर्थ यह था कि वो अपने पास रखने की उनकी आदत थी। जिन जगहों पर वे रहे, जैसे जोधपुर विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उन पुस्तकालयों की अनेक पुस्तकें और पत्रिकाएं नामवर जी के घर में मिल जाएंगी। और संभव है कि चूंकि उनकी सारी किताबें राय साहब मतलब राम बहादुर राय जी के संग्रहालय में गई हैं, कोई देखे तो वहां भी उसके सबूत मिल जाएंगे। पुस्तकों से उनके लगाव का जो हाल था उसका एक संस्मरण मैं सुनाना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक किताबों की दुकान थी और आज भी है। उसका मालिक बदल गया है। हम लोगों के उस समय एक बंगाली दादा थे, वही चलाते थे। वे यह भी जानते थे कि नामवर जी को और मुझे कौन सी किताबें पसंद है। एक बार मॉडर्न मास्टर सीरीज में ग्रामसी पर एक किताब आई। मैं गया दुकान में तो दादा ने कहा कि मॉडर्न मास्टर सीरीज में ग्रामसी पर एक किताब आई। हमने कहा कि दे दीजिए। मैंने किताब ले ली, घर आ गया। बाद में दुकान पर नामवर जी गए तो उन्होंने उनको भी बताया और यह भी बता दिया कि पांडे जी ले गए। दूसरे दिन नामवर जी विभाग जब आए तो मुझे बुलाया और कहा कि सुना है कि आप ग्रामसी पर कोई किताब ले आए हैं गीता बुक सेंटर से। तो हमने कहा कि हाँ ले आया हूँ। बोले ले आइए, मुझे दे दीजिए, अभी खाली देखूंगा, फिर आपको अगले पीरियड में लौटा दूंगा। मेरा ये पीरियड खाली। मैं बगल में ही रहता था। उस समय हिंदी विभाग जेएनयू के पुराने कैंपस में था, जिसके बगल में बेगसराय में मैं रहता था। मैं गया घर, किताब ले आया, नामवर जी को दे दिया। अगले पीरियड में उनसे किताब वापस लेने गया तो लिए दिए घर चले गए। सोचा मैंने कि अब ले ही गए हैं तो 2-3 दिन में पढ़ लेंगे, क्योंकि किताब छोटी थी। 3 दिन बाद उनसे मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब वो जो ग्रामसी वाली किताब थी वो आपने पढ़ ली होगी। तो बोले कि किताब तो पढ़ ली पर अब वो मिल नहीं रही है। मतलब लौटाने का इरादा उनका था नहीं। तो उनके ड्राइंग रूम में एक रैक लगा सजा रहता, उसमें ग्रामसी पर नामवर जी की एक किताब थी, डेविडसन की पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ ग्रामसी। तो मैंने कहा कि तब तक मैं ये ले जाता हूँ
आपको पढ़ के लौटा दो। मैं ले आया। एक सप्ताह बाद नामवर जी ने कहा कि पांडे जी वो ग्रामसी की जो किताब आप ले आए थे वो पढ़ लिया होगा। तो मैंने उन्हीं के अंदाज में कहा कि सर किताब तो पहली पर वो मिल नहीं रही। तो बोले कि अरे पर आपकी किताब तो मिल गई है। तो हमने कहा कि मेरे पास बहुत किताबें थोड़े हैं, आपकी भी मिल जाएगी। इस तरह से मेरे उनके बीच ग्रामसी की किताबों की अदला बदली हुई। ये पुस्तक प्रेम का उनका एक उदाहरण है। एक दूसरा संस्मरण मुझे याद पड़ रहा है। नामवर जी ज्ञान के प्रति खुला दृष्टिकोण रखते थे। ये खुला दृष्टिकोण उसी के पास होता है जिसको एक तो अपने ज्ञान पर भरोसा हो और दूसरे दूसरों के ज्ञान पर भी भरोसा हो। हुआ यह कि हमारे जेबीयू में हिंदी में 3-4 पाठ्यक्रम ऐसे थे कि मेरे और नामवर जी के बीच ही पढ़ाने का काम होता था। मतलब 4 कोर्स थे, जिसमें एक सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पर कोर्स था, एक साहित्य के इतिहास दर्शन पर था और आलोचना के 2 कोर्स थे। तो नामवर जी ने एक बार मुझसे कहा कि पांडे जी ये पढ़ाते पढ़ाते मैं उब गया हूँ, अब आप इन्हें पढ़ाइए और आप जो पढ़ाते हैं वो मैं पढ़ाऊं। तो मैंने कहा कि कोई हर्ज नहीं है। हमने आपस में कोर्स की अदला बदली कर। नामवर जी की यह उदारता भी थी कि जब मुझसे, और ये काम एक बार नहीं हुआ, अनेक बार, पर जब नामवर जी मुझसे कोर्स कोई लेते थे और अपना देते थे तो मुझसे यह भी पूछते थे कि इस पर कोई नई किताब आई हो इस कोर्स से संबंधित, या किसी पत्रिका पे कोई नया लेख छपा हो तो वो भी हमें बताइए। जाहिर है पुस्तकालय में न कोई ऐसी किताब थी अच्छी जो नामवर सिंह की पढ़ी हुई न हो, या न कोई पत्रिका ऐसी थी जो उनकी आंख से गुजरी न हो, पर फिर भी मुझसे पूछते थे और अगर मुझे कुछ मालूम होता था तो मैं बताता था। उसी तरह मैं उनसे पूछता था। ये ज्ञान के प्रति जो खुलापन था वो नामवर जी में था। इससे हम लोगों को, मतलब जो उनके सहायक लोग थे, उनके ज्ञान के विकास में बहुत मदद मुझे मिली कि 4-5 कोर्स थे जिसमें से कोई कभी भी मैं पढ़ा सकता था। यह नामवर जी के कारण ही संभव हुआ, क्योंकि अदला बदली के बाद से तैयारी करनी पड़ती थी पढ़ाने की। तो नामवर जी में अपने ज्ञान पर भरोसा भी था और दूसरों के ज्ञान में विश्वास के साथ साथ उस विश्वास का सम्मान करने की प्रवृत्ति भी थी। नामवर जी की आलोचना के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। मैंने कुछ लिखा भी है, एक लेख नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि पर, जो बहुत पहले का है, इसलिए अब उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मैं आज की इस संगोष्ठी में नामवर जी की आलोचना, उनके व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके व्यवहार के बारे में इतना सब सुनने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत सीखा, बहुत अच्छा लगा। और नामवर जी को इस तरह याद करते हुए लोगों को सुनकर मुझे भी बहुत सुख संतोष मिला। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।
कहाँ गए, अब कोई बोल नहीं रहा। कहाँ चले गए? नहीं, तो मेरे वाला करो। धन्यवाद। केएल पचौरी प्रकाशन और काशी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस तकनीक की वजह से हम नामवर सिंह जी को स्मरण कर पाए। आप सब शामिल हुए, धन्यवाद।